how to calculate the internal resistance of a cell. Internal resistance अस्मित क्या होगा? सेल के अंदर जो सेल का रेजिस्टेंस है, that is called internal resistance of the cell. The resistance of cell is called internal resistance of the cell. Right? अब आप सभी मेरे साथ इस चीज को नोट डाउन करना, राइट?
नितिन 12।
इट डाउन। देखो अभी हमारे पास सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। 10th क्लास तक या पहले हम सेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं लेते थे। अगर कोई हमारे को बोलता था कि सेल का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो हम 10 वोल्ट ही लेते थे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं मानते थे। हम बोलते थे आइडियली सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, बट प्रैक्टिकली हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो लेट्स से इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम सेल को कैसे ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल बैटरी है जिसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, और उसके रास्ते में हम क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं 2 ओम। और ये 2 ओम क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पर हमारे पास सेल है E1 और इस E1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, E1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बाहर नहीं है, सेल के बाहर नहीं है, इसके अंदर ही। बट रिप्रेजेंट करने का तरीका, समझाने का तरीका आसान बनाने के लिए हमने इसको सॉल्विंग आसान बनाने के लिए हमने इसको साथ में बना दिया यहाँ पर, और इस कंबाइन को हमने क्या बोल दिया, दिस इज अ सेल। अब मेरे पास पोटेंशियोमीटर के 2 सर्किट्स होते हैं। वन इज प्राइमरी सर्किट, दिस इज प्राइमरी सर्किट, जो जैसा ड्राइविंग सेल लगा हुआ है, यहाँ पे ये जो सा ड्राइविंग सेल लगा हुआ है, ड्राइविंग सेल के साथ जैसा ये वायर लगा हुआ है, एबी पोटेंशियोमीटर का लेंथ का वायर है, एल का वायर है, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग प्राइमरी सर्किट, दिस इज प्राइमरी सर्किट, एंड दिस इज द सेकेंडरी सर्किट, दिस इज द सेकेंडरी सर्किट। देखो जब हमने ईएमएफ फाइंड आउट करनी है सेल की, इस सेल की क्या फाइंड आउट करनी है, ईएमएफ, हम यहां पर इस स्विच को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। अगर स्विच को ओपन रखा तो अब हमारे पास कैसे सर्किट है, यहाँ पर ए के साथ कनेक्शन है, ए के साथ कनेक्शन है, और इस ए का कनेक्शन बैटरी के साथ है, और बैटरी का गैल्वेनोमीटर के साथ, उसके आगे जॉब। इस रेजिस्टेंस का कोई भी पार्ट प्ले नहीं हो रहा, इस रेजिस्टेंस R का कोई भी पार्ट प्ले सर्किट के अंदर नहीं हो रहा है, जब तक ये स्विच क्या है, ओपन। जब तक ये स्विच ओपन है इस रेजिस्टेंस को कोई भी पार्ट प्ले नहीं। तो हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को डिफरेंट पॉइंट्स पर कनेक्ट किया। लेट्स से L1 लेंथ पर ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आ गया, 0 रीडिंग आ गया, इसका 0 रीडिंग आ गया। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, which is connected parallel to the cell, शंट रेजिस्टेंस। जब हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को जोकी को टच किया तो ये L1 लेंथ पर ये बैलेंस पॉइंट दे रहा था, ये L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट दे रहा था, तो इसका मतलब अब बैटरी में से कोई भी करंट नहीं जा रहा, बैटरी में से कोई भी करंट नहीं जा रहा, और L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ रहा था, L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ रहा था, और जब बैटरी से कोई करंट नहीं जा रहा तो उसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। और ये किसकी हेल्प से हो सकता है, सिर्फ पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हो सकता है। अगर मैं वोल्टमीटर को कनेक्ट करूंगा 2 सेल्स के क्रॉस, तो वोल्टमीटर कुछ ना कुछ करंट विड्रॉ करता है, तो वो जो की रीडिंग देगा पोटेंशियल डिफरेंस 2 टर्मिनल्स ऑफ क्रॉस द सेल, वो ट्रू नहीं होगा, वो सही वैल्यू नहीं होगी, सही वैल्यू नहीं होगी। तो सही वैल्यू निकालने के लिए, ईएमएफ का वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पोटेंशियोमीटर को लगाते हैं तो हमारे पास जो लेंथ L1 आता है, उस समय इस बैटरी में से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होता। तभी ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देता है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। तो हमारे पास इसका ईएमएफ का वैल्यू कितना आया, दैट इज E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इनटू लेंथ L1। ये L1 को मैं मेजर कर सकता हूं, देख, क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पर 0 रीडिंग आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्केल लगाओ और स्केल से ऊपर रीडिंग देख लूंगा कि L1 लेंथ पर 0 रीडिंग आ रहा है। तो ईएमएफ का वैल्यू आ गया, EMF इज इक्वल टू K L1, EMF इज इक्वल टू K L1।
यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस सेल के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। इस सेल के साथ एक रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस स्विच को प्रेस कर, इस स्विच को प्रेस करने से कनेक्ट किया। अच्छा, जब मैंने इस स्विच को प्रेस किया, ठीक है, अब ये जो कि यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो अब अगर लेट्स से यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस सेल के पास क्लोज सर्किट कौन सा है, ये वाला सेल के पास क्लोज सर्किट है ना, तो इस सेल के थ्रू कुछ करंट जाएगा, इस सेल से जो करंट निकलेगा वो इसी में जाएगा, इस रेजिस्टेंस R में जाएगा और फिर ये वापस सेल बैटरी में अंदर आएगा। और अगर मैं किसी और पॉइंट पर टच करता हूँ, गैल्वेनोमीटर कुछ रीडिंग दे रहा है, तो प्राइमरी सेल से यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है और यहाँ से कुछ करंट यहाँ पर जा रहा है, और मैं इसको डिफरेंट पॉइंट्स पर कनेक्ट करूंगा और एक ऐसे पॉइंट पर कनेक्शन बनाएगा जहां पर ये गैल्वेनोमीटर फिर से रीडिंग क्या देगा, 0 रीडिंग देगा। ये डॉटेड मैंने कब बनाया, जब ये स्विच क्लोज्ड है, ये सॉलिड मैंने कब बनाया, जब दिस स्विच इज ओपन। अच्छा, अगर ये गैल्वेनोमीटर अब जैसे L2 लेंथ पर 0 रीडिंग दे रहा है, L2 लेंथ के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां वाला जो करंट है वो यहीं रह रहा है और प्राइमरी सर्किट वाला जो करंट है वो यहीं पर, क्योंकि अगर लेट्स से यहां पर मैं कह देता हूं कि भैया यहां पर कुछ करंट इस तरफ आ रहा है, अगर यहां से कुछ करंट इस तरफ आता है, लेट्स से I1 करंट आता है, यहां से I करंट निकला, यहां से I1 आया, तो यहां पर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I, और यहां पर वापस बैटरी में कितना चला जाता, I1 प्लस, बैटरी से निकला I1 पहुंच गया I1 प्लस I, ये क्या कभी पॉसिबल है? नहीं। हर बैटरी में से जितना चार्ज निकलेगा उतना चार्ज वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो जा नहीं रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0। यहाँ से बात समझ। अच्छा, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमने पहले किया था जब सेल का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, और जो मैंने करवाया था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस कितना होता है, E माइनस IR, और जब बैटरी चार्ज होती है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E प्लस IR, जब वो चार्ज होती है। जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल पर लीव करता है तो माइनस IR, जब एंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल पर तो प्लस IR, तो प्लस IR। अब हमारे पास क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इस देखो है तो ये सेल के क्रॉस ही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, क्योंकि इसमें से करंट विड्रॉ हो रहा है अब, तो इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, जिसके कारण अब ये कुछ कम लेंथ के ऊपर डिफ्लेक्शन यूज होगा। L2 is less than L2 is less than L1, कम लेंथ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा। और मैंने बोला कि भैया इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, दैट इज V is equal to K into L2। यहां तक सभी को क्लियर है? K into L2, राइट? अब सारा कुछ सही हो गया। ये सेल है, इस सेल के साथ ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ और ये रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इस सेल का ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि यहां से जितना करंट निकला I करंट निकला, इसमें भी कितना करंट एंटर किया I करंट निकला, तो अगर रेजिस्टेंसेस में से करंट सेम हो तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये दोनों सीरीज के अंदर टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना है, E1, और टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r, तो करंट थ्रू द बैटरी कितना हो जाएगा, दैट इज V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ, दैट इज I इक्वल्स टू V अपॉन R, वोल्टेज E1 अपॉन R प्लस स्मॉल r। यहां तक सभी को क्लियर है? देखो हमने तीन टर्म्स निकाली है, दैट इज फर्स्ट इज E1 इज इक्वल टू KL1, सेकंड इज V इज इक्वल टू KL2, एंड थर्ड इज I इज इक्वल टू E1 अपॉन R प्लस R। यहां तक क्लियर है सभी को? और अब हमारे को रिलेशन पता है, दैट इज V इज इक्वल टू E1 माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR, और यहां पर हम EMF को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमने क्या किया, इस I का वैल्यू वहां से आई, अब जैसे इसी इक्वेशन के अंदर V का वैल्यू पुट करना है, दैट इज KL2, जो मैंने यहां पर इस थर्ड स्टेप के अंदर पुट कर रहा हूं। E1 का वैल्यू क्या पुट करना है, KL1 पुट करना है, और इस करंट का वैल्यू क्या पुट करना है, यहां से E1 अपॉन R प्लस R पुट करना है। क्लियर? अब पहले मैंने I का वैल्यू पुट किया यहां पर, दैट इज E1 अपॉन R प्लस R,
ये टर्म बन गई। डिफरेंस को यहाँ से ये चीज आ गई, और यहाँ पर इन दोनों में से मैंने इवन को क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालकर इवन का वैल्यू पुट कर दिया के L1 और v का वैल्यू पुट कर दिया के L2। के के साथ के कैंसिल हो गया, L2 ये डिनोमिनेटर में आ गया, 1 माइनस r अपॉन r प्लस r। अब देखो मेरा रिजल्ट क्या है, मेरे पास यहां तक आ गया। अगर आप यहां पर देखोगे मेरे पास कैपिटल R है, L1 और L2 को मैं मेजर कर सकता हूं पोटेंशियोमीटर से, तो मेरे को स्मॉल r का वैल्यू निकालना है। अब मेरे को इस इक्वेशन में इस तरीके से मॉडिफाई करना है, आगे पीछे ऐसे करके घुमाना है ताकि इसमें से स्मॉल r एक रह जाए, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रख लूं और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले। ये बात आपको समझ में? अब मैंने सिर्फ ये सोचना था कि इस इक्वेशन को किस तरीके से मोल्ड करूं कि सिर्फ स्मॉल r एक तरफ आए, दैट्स। तो उसको करने के लिए अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भैया यहाँ पर ये टर्म है तो इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तो यहाँ पर इसको उधर ले गए और L2 और L1 को इधर ले गए। L1 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया L1 माइनस L2, ठीक है, अपॉन L1, ये चीज आ गई। बेसिकली मेरे को करना क्या था, मेरे को एक चीज दिख रही थी यार, मेरे पास यहाँ पर ना 2 r है, मैंने 2 r को कैंसिल आउट करना था। 2 r को कैंसिल आउट मैं ऐसे कर नहीं सकता कि r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R कर दो और स्मॉल r अपॉन स्मॉल r कर दो, क्योंकि ऐसे नहीं खोल सकता, समझते नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल करना था, तो रेसिप्रोकल करने के लिए पहले इसका एलसीएम लिया, ये चीज आ गई। अब मैंने इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया और इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पर इस स्टेप के अंदर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, अब इस r डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकता हूँ, दैट इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r अपॉन स्मॉल r, ये बना। इसका सॉल्विंग हो गया -1, फिर से एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये r अपॉन r रह गया, देखो इस +1 से इधर ले गए, सॉल्विंग किया, एलसीएम लेकर यहाँ तक आ गए। अब स्मॉल r का फिर से रेसिप्रोकल कर दिया और स्मॉल r का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज L1 अपॉन L2 -1 इनटू कैपिटल R। Now this is the formula of internal resistance of a cell. अगर आपको किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पहले क्या करो, स्विच को ओपन रखो, L1 का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर इस रेजिस्टेंस, ये नॉन रेजिस्टेंस है, इस R का वैल्यू मेरे को पता है, स्विच को क्लोज करो, फिर लेंथ फाइंड आउट करो जहां पर बैलेंस पॉइंट आ रहा है। L1 और L2 का वैल्यू आ गया, L1 और L2 का वैल्यू आ गया, कैपिटल R मेरे को पता है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो L1 over L2 minus 1 into कैपिटल R, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? श्योर? ठीक है, ओके। राइट डाउन वन क्वेश्चन। राइट डाउन वन क्वेश्चन। A potentiometer with 1.5 volt cell, 1.5 volt cell is used for finding internal resistance of a 1.2 volt cell. Internal resistance of a 1.2 volt cell. Good stop. The balance point comes at 65 centimeter. The balance point comes at 65 centimeter. Full stop. If a resistor of 10 ohm, if a resistor of 10 ohm is used, if resistor of 10 ohm is used as a shunt resistance, the balance point changes to 55 centimeter. The
balance point changes to 55 centimeter. 1.8 Calculate the internal resistance of the cell. Calculate the internal resistance of the cell. Morning class में आया था। खुद किया था। आप भी जाते हैं। हाँ जी बेटा 1.8 सही गुड मैंने हाँ मैंने यही बोला ब्रिलियंट बेटा ब्रिलियंट हो गया सब देखो बेटा ਹੁਣ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਹੈ पोटेंशियोमीटर ਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ कितना है कितना गिवन है 1.5 अब वो कह रहे हैं कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के कौन से सेल का जिसका ईएमएफ कितना है 1.2 वोल्ट यानी कि E1 का वैल्यू 1.2 वोल्ट गिवन है और वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना गिवन है 10 ओम गिवन है और वो कहते हैं कि जब ये कनेक्टेड नहीं है तो बैलेंस पॉइंट कौन सा लेंथ पर आता है तो L1 का वैल्यू 65 सेंटीमीटर गिवन है और जब इसको कनेक्ट कर दिया तो बैलेंस पॉइंट कहाँ पर आता है 55 सेंटीमीटर पर आता है और R का वैल्यू कितना गिवन है हमारे को 10 ओम तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या हमारे को ईएमएफ का रिक्वायरमेंट है नहीं स्मॉल r का वैल्यू किसके इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू L1 upon L2 minus 1 into capital R that is equals to sir small r is equals to L1 is 65 upon 55 minus 1 into अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे r will be equals to 1.8 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1.8 लिखिए राइट clear beta सभी को then write out the next question a potentiometer wire is 100 centimeter long a potentiometer wire is 100 centimeter long 100 centimeter long and a constant potential difference is maintained across it and a constant potential difference is maintained across it two cells are connected in series TWO. Two cells are connected in series
first to support one another, first to support one another, first to support one another, and then in opposite direction, and then in opposite direction. Stop. The balance points are obtained. The balance points are obtained at 50 centimeters and 10 centimeters. At 50 centimeters and 10 centimeters from the same end of the wire. From the same end of the wire. In the two cases. Find the ratio of EMFs. Find the ratio of EMFs. Find the ratio of EMFs. पहले मेरे को बताओ कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं? हाँ? नो। बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लगाने नहीं हो। गलत। नो। अरे सॉल्व किए कुछ? सॉल्व किए कुछ? जिन्हें सॉल्व किए तो क्या मारते हैं? ये क्रिकेट जा रहा है सुन ना, बैटिंग आती है और ऐसे लपे मारी जा रहे हैं। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कहाँ पर आया तुम्हारा आंसर। बिना सॉल्व किए 4/5, 3/5, 1/2, 1/5 ये क्या बात है? हैं? वहां पर तुक्के थोड़ा मारने जाके। देखो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन समझ आया नहीं और आंसर आ रहे हैं। हमारे पोटेंशियोमीटर गिवन है, वो बोल रहे हैं कि इस पोटेंशियोमीटर के साथ हमने दो सेल्स को कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया? सीरीज में कनेक्ट किया। तो लेट से मैं दो सेल्स का